सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात, चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, पार्टी कार्यालय के बाहर कमलनाथ को सीएम बनने की बधाई के लगे पोस्टर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव के नतीजे कल, जीत के अपने अपने दावों पर जुटे राजनेता। चार राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी सरगर्मियां तेज। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बदला ग्रेडिंग सिस्टम, अब 10वीं 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। और एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट, कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चेतावनी, मुगल रोड पर 2.5 फीट तक बर्फ जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का अलीगढ़ से। इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। विद्युत पोल में उतरे करंट से 5 छात्राएं झुलसी हैं। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्राओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें, थाना चंडोस इलाके के गांधी इंटर कॉलेज की यह घटना है, जहां करंट उतरने से छात्राएं घायल हुई हैं। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छात्राओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तो विद्युत पोल में उतरे करंट से 5 छात्राएं झुलसी। अलीगढ़ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की अहम खबर अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। छात्राओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं पानीपत। निरंकारी युवा संगोष्ठी में शिरकत की। वह संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में संगोष्ठी की है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी चेतावनी दी है और जानकारी दी। तो सीएम मनोहर लाल ने नशे के खात्मे के लिए चलाया अभियान। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। निरंकारी युवा संगोष्ठी में शिरकत किया सीएम ने। भवसंत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में यह संगोष्ठी की गई है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई है। तो निरंकारी युवा संगोष्ठी में सीएम ने शिरकत की। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भैसंत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में संगोष्ठी की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी और युवाओं को नशे से दूर रहने की बात कही। निरंकारी युवा संगोष्ठी में शिरकत किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली अहम खबर है। फरीदाबाद में वर्ल्ड एड्स डे के उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला गया है। यह कैंडल मार्च बादशाह खान सिविल अस्पताल की तरफ से निकाला गया है, जो अस्पताल से होते हुए बीके गोल चक्कर से होकर वापस फिर बादशाह खान सिविल अस्पताल में पहुंचा। इस दौरान कैंडल मार्च निकालने वाले सभी के हाथों में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तख्तियां थीं, जिन पर एड्स के लक्षण और उनसे बचाव के बारे में लिखा हुआ था। बचाव है, जब हमें जानकारी मिलेगी कि किन 4 कारणों से होता है तो अपने आप ही बचाव हो जाएगा। ठीक है, आज वर्ल्ड एड्स डे है, उसके उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस ये हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए हैं और 1 से 15 तक होंगे और बाकी भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं।
तो दवाई खाने के दौरान आदमी आम तरीके से जिंदगी बिल्कुल, अगर दवाई खाता है और अपना वो डाइट अच्छी लेता है, प्लस सबसे बड़ा ये है कि स्ट्रेस नहीं होता। हमारे में ये है कि अगर फैमिली का जो एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको कि ये आम ही है। जैसे हम दवाई तो और भी चीज़ों की लाइफ लॉन्ग खाते हैं ना, डायबिटीज़ की खाते हैं या और थायराइड की भी हो गई, तो ऐसे ही हम पेशेंट को ये बोलते हैं ये भी एक मतलब और बीमारियों की तरह आप इसको एक नॉर्मल ही लीजिए कि दवाई बस टाइम से खाइए, डाइट अच्छी लीजिए। क्या चलिए, जागरूक आज 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है। इसके सेलिब्रेशन के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जिससे अवेयरनेस कर सके, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक कर सकें। जी। ये एड्स से जो भी अगर कोई ग्रसित है वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, वो ऐसा नहीं है। इसका इलाज है और इसके साथ भी लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है आदमी पूरी इसमें? तरह इसमें स्वस्थ नहीं होता पर लाइफ क्वालिटी अच्छी होती है। लाइफ कितनी दिन जाती है अगर किसी को एड्स हो जाए तो? एड्स हो जाए तो लाइफ का ऐसा नहीं होता। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, दवा लेता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारे जो भी है डॉक्टर के परामर्श से सही चलता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज नॉर्मल होती है, ऐसी हो सकती है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्राप्त मतों की मतगणना कल 3 दिसंबर को होनी है। मतगणना की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जिले की तीनों विधानसभा के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 14 टेबल में होने वाली इस मतगणना के लिए इस बार महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो मतगणना का कार्य संपन्न कराएंगी। मतगणना स्थल को 3 लेयर के कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण अन्य स्थानों पर भी जवानों की तैनाती कर नजर रखी जा रही है। तो मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसको देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, इस बार महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। जैसे जैसे निर्देश हमको समय समय पर सीओ ऑफिस से मिलते रहे, उस हिसाब से हमने तैयारियां कर ली हैं। उसी का हम लोग निरीक्षण करने आए थे। मैं और एसपी साहब दोनों आए थे। एसपी साहब ने सुरक्षा व्यवस्था की भी निरीक्षण कर लिया, हमने आवश्यक निर्देश भी दे दिए। तो कोशिश यही है कि जिस प्रकार से प्रोविजंस हैं, डायरेक्शन हैं, उस हिसाब से हम लोग की मतगणना संपन्न होगी इस तारीख को। कितने टेबल रहेंगे, कितने राउंड होंगे? देखिए, हर रूम में 14 टेबल रहते हैं। जो नियम है उसी हिसाब से टेबल की जा रही है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए टेबल रहता है। ETQS की स्कैनिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश है शब्दशः पालन किया जा रहा है। जो भी चुनाव आयोग के तो सुरक्षा के अलावा अतिरिक्त सभी इंतजाम चाक-चौबंद बताए जा रहे हैं। तो डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही अन्य आवश्यक जो इंतजाम हैं वो सारे इंतजाम किए गए हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरंगाबाद से अगली खबर है। जिले के उपहारा क्षेत्र एवं महिला थाना की पुलिस ने एक किशोरी के साथ किए गए यौनाचार मामले में कार्रवाई करते हुए मामले के मुख्य अभियुक्त नटवर उर्फ कौशल कुमार को सूचना मिलने के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। शनिवार को समाहरणालय स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता कर मुख्यालय डीएसपी प्रथम नभ वैभव ने जानकारी देते हुए बताया कि उपहारा थाना क्षेत्र के एक किशोरी के साथ 4 युवकों द्वारा यौनाचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी प्राथमिकी महिला थाना में 4 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। डीएसपी ने बताया कि आपको बता दें शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नालंदा जिले से है, जहां वेन थाना क्षेत्र इलाके के भगवानपुर गांव में चोरी के इरादे से घर में घुसे अज्ञात चोरों ने वृद्ध महिला की धारदार हथियारों से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल नालंदा के महाबोधि कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद्र कुमार अपनी मां के साथ बिहार शरीफ में रहते थे। दीपावली में वृद्ध महिला फूल कुमारी देवी अपने गांव भगवानपुर आ गई थी। जिस घर में रहती थी उस घर में कोई नहीं रहता है। इसी का फायदा अज्ञात चोरों ने उठाते हुए चोरी की नियत से घुसकर वृद्ध महिला की हत्या की। फिलहाल घटना स्थल पर डीएसपी राजगीर और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि इस इलाके में यह वारदात हुई है। वह इलाका मंत्री श्रवण कुमार का पैतृक प्रखंड, हालांकि इनका ये पैतृक गाँव है। हालांकि डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। घटना का दो ही मोटिव हो सकता है कि या तो चोरी के लिहाज से, दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, दूसरा इधर जमीन वगैरह का देख रेख मैंने लगाने उगाने का यही काम करती थी। अच्छा। उसकी भी अब इसके बाद विशेष तो विवेचना के बाद ही चलेगा पता। किसी से विवाद हुआ भी था क्या? नहीं, हमें किसी से विवाद न उसको था। इतनी उम्र में विवाद क्या हो सकती है विवाद करने को। कैसे आज सुबह 7 बजे बेन थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि भगवानपुर गांव में फूल कुमारी देवी पति स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद उम्र लगभग 83 वर्ष की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बेन थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद सीआई राजगीर और मैं घटनास्थल पर आया। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है। अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही में एफएसएल टीम पटना से रवाना हो चुकी है, वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम के ताल में एक युवक ने गला काटकर खुदकुशी कर ली है। घटना का वीडियो सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने बुरी तरह जख्मी युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया है। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ताल थाना प्रभारी पृथ्वीराज खल्लाटे ने युवक की पहचान असम में डिब्रूगढ़ निवासी जोसफ उर्फ जॉन के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि जोसफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके परिवार के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। ये वो जोसफ उर्फ जान, ये नामरूप थाना नामरूप और असम का रहने वाला है। ये अपने दीपांकर इसका साथी है और 2 महिलाएं हैं उसके साथ मजदूरी के लिए ये अहमदाबाद के लिए निकले थे। यहाँ से रास्ते में इसका मन है ना विचलित था कि मैं वहाँ मजदूरी करने मेरे को नहीं जाना, तो उनके साथियों ने समझाया कि हम लोग हैं, परंतु ये बीच में ऐसा लगता है कि आलोट में ये उतर गया और वहाँ से किसी साधन से ये थाने ताल पे आया था। ताल पे हमारे स्टाफ ने, आरक्षक ने उसको बताया कि असम कैसे आओगे। इसके बाद ये बाहर जाके इसने किसी नुकीली या धारदार, मेरे को लगता है ब्लेड के कोई टुकड़े से इसने गर्दन काट के आत्महत्या की है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जिला चिकित्सालय विक्टोरिया अस्पताल में एक 3 साल के मासूम के साथ जो अपनी मां के सिवा किसी और के पास नहीं रहना चाहती, जिसका उपचार भी विक्टोरिया अस्पताल के जच्चा बच्चा आपको बता दें बच्चा वार्ड में चल रहा है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि लगभग 3 वर्ष की मासूम को यहां पर समाज सेवी व गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली के द्वारा भर्ती कराया गया है, जिन्हें 3 वर्ष की मासूम बच्ची विक्टोरिया अस्पताल परिसर में लावारिस हालत में रोते हुए मिली है, जिसे न दिखाई देता है और न ही सुनाई देता है। वह न चल पाती है और न बोल पाती है। इस प्रकार से यह मासूम पूर्ण रूप से दिव्यांग है, जिससे संभवतः कोई अस्पताल परिसर में छोड़ गया है। अब इस मासूम को अपने माता पिता की तलाश है। वर्तमान में विक्टोरिया अस्पताल के बच्चा वार्ड में उपचार चल रहा है इस बच्ची का, और वहां के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ व मरीज के परिजनों के द्वारा बच्ची की देखरेख की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका हंसडीह दुमका स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह कुरमाहाट रेलवे हॉल्ट के पास ट्रक और टेलर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना में टेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि ट्रक चालक को आंशिक रूप से चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा घायल चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट पहुंचाया गया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार लोड ट्रक दुमका के रास्ते हंसडीह की ओर जा रहा था। वहीं विपरीत दिशा से आ रहा ट्रेलर ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से उठाने का प्रयास किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, इस तरह ट्रस्ट निमंत्रण देने का कार्य बहुत तेजी से कर रहा है। पहला निमंत्रण कार्ड ट्रस्ट ने महामंडलेश्वर विष्णुदास जी को दिया। महामंडलेश्वर ने ट्रस्ट को धन्यवाद दिया। सभी जितने ट्रस्ट वाले राम जन्मभूमि के हैं, सभी को भगवान का, राम जी का आशीर्वाद बनी रहे ऐसे ही। और चंपत राय जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निमंत्रण पत्र हमको दिए। और सभी साधु संत शामिल होंगे राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में। 22 जनवरी का इंतजार है, केवल 1 महीना शेष रह चुका है। और सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आइए और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी संत समाज शामिल हों। और जो शामिल नहीं हो पाएंगे वो टीवी चैनलों के माध्यम से देखेंगे। और आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और साथ साथ में चंपत राय जी कुछ संतों को निमंत्रण पत्र दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। दिव्यांगों को उनका मूल अधिकार दिलाने के लिए कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा शास्त्री नगर में धरना प्रदर्शन कर कल 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस पर सरकार को विकलांगों को जो उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको नौकरी, सुरक्षा, रोजगार आदि उनको देना चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 बना है उसके अंतर्गत जो भी सुविधाएं दिव्यांगों को मुहैया करानी चाहिए कल इस दिवस पर उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि दिव्यांगों को भी उनका हक व अधिकार मिल सके। इसलिए इस धरने के माध्यम से सरकार से ये मांग करना है। दिसंबर यानी दिव्यांग दिवस, कल यानी दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। आज हम शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क पर मौजूद हूँ। आइए जानते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र जी से, इनसे क्या है पूरा मामला है, इससे बात करते हैं। कल जो दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा क्या है? 3 दिसंबर को पूरे विश्व में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। हमारा काला दिवस हम उसके विरोध में बना रहे हैं। सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं
जो भी योजनाएं बनाई हैं, जो भी सुविधाएं दी हैं, वो लागू नहीं है ज़मीनी स्तर पे, जिसके विरोध में आज हम काला दिवस मना रहे हैं। हम गिना दें आपको, पेंशन ज़्यादातर दिव्यांगों की रोक दी सरकार ने, विश्व विकलांग दिवस है। सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा ख़त्म कर दी, आज दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगजनों को, गरीब दिव्यांगजन है, उनका जो है राशन कार्ड नहीं बना रही है गरीबी रेखा का। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बना रही है। नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही सरकार। किस बात के लिए हम दिव्यांग दिवस मनाएं? हम तो काला दिवस मना रहे हैं इसीलिए कि सर आज एक दिन पहले ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार जगे और कल 3 दिसंबर को संभवतः वो इस पे कार्रवाई करे और दिव्यांगजनों को जो उनका हक अधिकार है वो मिले। क्योंकि हम भिक्षा नहीं चाहते, रोजगार चाहते, नौकरी चाहते, सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं। पेंशन आप 3 महीने बाद देते हैं, 1000 रुपये में क्या होता है? दिल्ली में 5000 रुपया है, दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? समानता का व्यवहार नहीं सरकार कर रही है। 60 साल से ऊपर वालों को आपने आयुष्मान योजना का लाभ दे दिया। दिव्यांग जिनको रोज इलाज की आवश्यकता है, आपने उनको नहीं शामिल किया। उसमें शामिल करिए आप उसको, तब सरकार जो काम कर रही है उसकी हम लोग तारीफ करेंगे। सरकार की बड़ाई करना जानते हैं, लेकिन सरकार कुछ इस तरह करे तो तब तो हम करेंगे। इसलिए हम लोग काला दिवस बना रहे हैं, आज विश्व विकलांग दिवस। सरकार अब नहीं आपकी बात मानती, सरकार की तरफ उनकी बात नहीं मान रही है। दिव्यांग दिवस ने राष्ट्रीय महासचिव ने विधान सभा में बताया कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करती तो आगे भी इसी तरह भी धरना चलता रहेगा। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में सरकारी स्कूल की गुणवत्ता सुधारने की लगातार प्रयासरत है। नीति आयोग द्वारा सोनभद्र को पिछले जनपदों की सूची में शामिल करने के बाद आकांक्षी जनपद के रूप में लगातार काम किया जा रहा है, जिससे सोनभद्र जनपद के बच्चों की उपस्थिति 100% हो सके और शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो सके। शिक्षा सत्र 2023-24 की शुरुआत से ही सोनभद्र में बच्चों की हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की पहल पर कई स्कूलों को कन्वेजीनियस पाल लैब से आधुनिक तकनीकों से संतृप्त करने की पहल की गई है, जिसमें दुंधी ब्लॉक के 9 स्कूलों का चयन किया गया। इन सभी विद्यालयों में 50-50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां ऑनलाइन कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं। पाल लैब में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। कंपोजिट विद्यालय दुंधी में करीब 40 से 50 बच्चे टैबलेट से पढ़ते मिले, जो सरकार की इस पहल से काफ़ी खुश भी नजर आए। जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो बुक में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इससे टैब कुछ जो वीडियो आते हैं उसमें समझ में आ जाती है। तो यानी बुक्स और टैबलेट में किससे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है आपको? सर बुक से भी मिलता है, लेकिन अधिकतर ये टैब से मिल रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ काफ़ी टैबलेट है, काफ़ी लोग बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। ये क्या कैसे मतलब क्लास चलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? हाँ, ये टैब रूम है। यहाँ पे मतलब क्लास में तो पढ़ाई होता ही है, मतलब और फिर जो जैसे टैब में साइंस, मैथ और हिंदी पढ़ाया जाता है, तो इसमें वीडियोस भी आते हैं, ऐसे टेस्ट भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं और सारा हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसको जो नहीं समझ में आता वो टीचर्स के पास जाते हैं, वो टीचर्स बताते हैं। सर ये देखिए जो पाल लैब हमारे यहाँ है, ये आकांक्षी जनपदों के लिए कन्वेजीनियस नाम की एक संस्था है, उनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। और हमारे विद्यालय कंपोजिट या दुंधी में ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो बच्चे हमारे जो क्लासरूम में चीज़ें पढ़ते हैं, क्लासरूम की चीज़ों को जब बच्चे खुद से करते हैं, उसको ऑडियो विजुअल माध्यम से बच्चों को हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसको बच्चे अपने हिसाब से जब करते हैं, उनको नए नए तरीकों से वो प्रश्न आता है उनके सामने, तो उसका उत्तर जब वो अपने ढंग से देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिल रहा है।
रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर के गांव भराल के निकट बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कुलदीप पुत्र मदन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि दोनों बहन भाई हैं और गांव नगला करण के निवासी हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की गुंडागर्दी और दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया और अब ऐसा ही कुछ बीजेपी के लैंसडाउन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का वीडियो भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा समर्थक की गाड़ी का चालान होने से लैंसडाउन के भाजपा विधायक दिलीप रावत काफी नाराज हो गए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारी को पहले खरी खोटी सुनाई। इसके बाद विधायक दिलीप रावत ने बीच सड़क पर ही अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बताया जा रहा है कि यह घटना कोटद्वार की है, जहां विधायक दिलीप रावत और परिवहन अधिकारी हरीश सती के बीच हुए इस घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जनता जब आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो ये उम्मीद करती है कि आप जनता के साथ व्यवहार ठीक करेंगे और जो अच्छा काम करता है उस अधिकारी कर्मचारी की आप प्रशंसा करेंगे, उसको सम्मान देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो हारे हुए विधायक और जबरदस्ती जिताए हुए विधायक बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए गए और नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि आपके विधायक आखिर करना क्या चाहते हैं। उत्तराखंड में अव्यवस्थाओं का दौर है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि हो क्या रहा है और करना क्या है। और अब देखिए कि पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने कैसे सरेआम एक व्यक्ति की पिटाई करी, कैसे आंदोलनकारियों के साथ बदतमीजी करी, और अब दिलीप महंत अपने आप को कहने वाले लैंसडाउन के विधायक, जिनका मैं आज तक बड़ा सम्मान करती थी, मगर आज उनकी असलियत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सत्ता की हनक और विधायक की धमक, इसके तहत जीने पर मजबूर होना पड़ेगा उत्तराखंड की जनता को। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में फंसे उत्तराखंड कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी अपने घर कोटद्वार पहुंच गए हैं। कोटद्वार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गब्बर सिंह नेगी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के लालपनी के बिशनपुर स्थित गब्बर सिंह के आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत कर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके जज्बे और साहस की भी सराहना की। मैं बहुत ही खुश हूँ। एक तरफ जहाँ कोटद्वार में सिद्धबली बाबा जी का महोत्सव, वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा कोटद्वार आज ईश्वरमय हो रखा है। दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, हमारे भारत के जो हीरो हैं, सिलक्यारा के जो हीरो हैं हमारे गब्बर सिंह नेगी जी, उनके घर में निवास में पहुंची हूं और बहुत खुशी हुई उनको मिलकर। इतने पॉजिटिव व्यक्ति, उनसे बात करके हमें भी एक एनर्जी आई और जिस तरह से उन्होंने वहां पर सारी चीज़ों को समझा और बाकी बच्चों को जो 20 से बता रहे 20 साल के भी बच्चे वहाँ पर थे, उनका ध्यान रखा, मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग रखा, वो बधाई के पात्र हैं। में आज मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।